नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़े ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से आपके सामने। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। अगर आप भी परीक्षा दे रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही सभी व्यूअर से निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। हम 10 मिनट करीब का वीडियो रहेगा जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर बता दें, हमारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम विवरण देते हैं जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं बिना किसी डाउट के। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है। देखिए यहाँ पर पहला है विकल्प, चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो यहाँ पर देखिए सभी तरह के वह विकल्प मिल जाएंगे जो हमारे उत्तर को डाउट उत्पन्न करते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी जान लेनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य अपनी स्थिति पर यथावत बना रहता है। वह कभी भी यहाँ पर पोजीशन से हटता नहीं है, हटता है केवल चंद्रमा और पृथ्वी। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य अपनी पोजीशन पर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से जब ऐसे होता है तो यहाँ पर या तो पृथ्वी आ जाएगी और यहाँ पर चंद्रमा रहेगा, या तो फिर इसकी जगह यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा और पृथ्वी बाद में रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य ग्रहण होगा, राइट आंसर यहाँ पर बीच में चंद्रमा आ जाएगा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। तो राइट आंसर चंद्रमा बीच में आ जाता है। इसका डिटेल आपको यहाँ पर देंगे। डिटेल में देखेंगे आप कि सूर्य ग्रहण या सूर्योपराग इसको बोलते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा बाधा हो जाए, यानी व्यवधान उत्पन्न हो, अभूत हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का अभूत भाग नहीं दिखाई देता है, यानी कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ये कंप्लीट इसके डिटेल हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, यातायात सिग्नल आपने देखा होगा, उन सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों। रुकने के लिए रेड लाइट जिसको बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो यातायात जो सिग्नल होते हैं ट्रैफिक के, उसमें रेड लाइट का इस्तेमाल रुकने के लिए, खतरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है खून का रंग लाल होता है, इसलिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्राणी यानी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, इसलिए होता है। तीसरा है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, और चौथा है लाल खतरे का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा उत्तर है सी वाला। यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इसका भी डिटेल देंगे। डिटेल में आप देखेंगे कंप्लीट। यहाँ पर देखिए वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, ये चीज आप जान लें। वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं वो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिससे नीला रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है और लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो कम प्रकीर्णित होता है। इसी कारण से यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्या कारण हो गया, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीले रंग का होता है। ये क्लियर हो गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी यहाँ पर बतानी है। यानी किसी चश्मे की पावर किसी चश्मे का लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा। 200 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो +2 डायोप्टर यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, यानी फोकस दूरी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। हाँ, इसका डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर किसी प्रकाशीय वस्तु जैसे कि दर्पण, लेंस आदि की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकल लेंथ उसको बोलेंगे, वह दूरी होती है जहाँ
इस पर पड़ने वाली समांतर रेखी प्रकाश किरणें आकर मिल जाती हैं। अब फोकस दूरी किसी प्रकाशीय तंत्र के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता की परिचायक होती है। अब किसी लेंस की जो फोकस दूरी है दूसरे लेंस से कम होती है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना, कोई भी लेंस की फोकस दूरी होगी वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कम फोकस दूरी वाला लेंस प्रकाश को मोड़ने में अधिक सक्षम होता है, यानी कम फोकस दूरी वाला प्रकाश को ज़्यादा मोड़ता है। ये इसका कंप्लीट डिटेल है। चलिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए। एक आदमी है जो कि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब 1 मीटर तो आप जानते होंगे कितना होता है, तो 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो यहाँ पर देखिए, दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि है, ताल का रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो 1 मीटर से कम दूरी यानी पास की वस्तु वह नहीं देख पाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल यहाँ पर आपको बताते हैं। डिटेल में देखेंगे अगर, तो दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ये जान लें आप, और नज़दीक वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, यानी जो प्रकाश परावर्तित होता है, जैसे प्रकाश सूर्य की किरणें आती हैं और हमारे पास जैसे शीशा है या फिर और कोई है, उसमें प्रकाश टकराएगा और परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, और आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? इसका डिटेल आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर, जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा और परावर्तक सतह की गुणवत्ता पर आधारित होती है, यानी ऊर्जा जहाँ से निकल रही है और जहाँ पर जाके टकरा रही है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर होती है कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है जहाँ से टकरा रही है। यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा के समानुपाती होती है। फिर देखिए एक जाना पहचाना क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर विकल्प हैं। पहला है कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। दूसरा है यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तीसरा है यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। और चौथा है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला वाला, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों को परावर्तित करती है। इसका डिटेल आपको बताएंगे। डिटेल में देखिए कि घास हरे रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग का प्रकाश के अलावा सफ़ेद, यहाँ पर देखेंगे आप अच्छे से, सफ़ेद वेवलेंथ के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। घास को हरा रंग परिवर्तित होता है जब हरे रंग की तरंगदैर्घ्य हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर हो गया। चलिए एक थोड़ा सवाल वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीरीज में रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो कि 10 घंटे जलता है। सबके घर में होंगे बिजली के बल्ब। 100 वाट के बल्ब, जो पुराने वाले बल्ब थे वो अधिकतर 100 वाट के थे। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब है और 10 घंटे जलता है। अब 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का जो खर्चा है वो कितना आएगा, ये बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट में कितना वाट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आपको बन जाएगा। विकल्प यहाँ पर 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये। तो चूँकि यहीं से यहाँ पर उत्तर निकलता है, जितनी संख्याएँ दी होती हैं इसी से, तो ये यहाँ पर राइट आंसर 5 रुपये हो जाएगा। वो किस तरह होगा उसको भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कुल विद्युत ऊर्जा खपत बराबर होती है शक्ति गुणे समय। समय यानी घंटों में जितना दिया है,
तो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे, तो 100 गुणे 10 यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं, किलोवाट घंटा। अब यन बराबर 1000 किलोवाट घंटा बराबर यन बराबर 1 यूनिट होता है, यानी 10 का गुणा 100 में करेंगे तो 1000 किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी 1000 किलोवाट घंटा का 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट बिजली का खर्च 5 रुपये सवाल में बताया हुआ था। अब कुल खर्च 1 गुणे 5 यानी 5 रुपये हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है ये, लेकिन जिससे नहीं बनता वो डाउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक बल्ब जो है दूसरे बल्ब से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? पहला, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं होती है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान होते हैं। दूसरा है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होंगे और कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर सी वाला हो जाएगा कि जो बल्ब अधिक प्रकाश देता है उस बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक लगे होंगे। तो यहाँ पर वही डिटेल में यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे बल्ब से अधिक प्रकाश देता है, क्योंकि अधिक प्रकाश देने वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होते हैं। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा? हेनरी द्वारा और स्टेट द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा के द्वारा। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा और स्टेट द्वारा खोजा गया। ठीक, चलिए अंतिम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? ये क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिट्रॉन की जो खोज के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, एंडरसन। तो राइट आंसर यहाँ पर एंडरसन होगा, डी वाला यहाँ पर। ठीक, पॉजिट्रॉन की खोज क्यों होगा? अब देखिए इसका द्रव्यमान जो होता है पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। ठीक, और इसकी खोज जो है सन 1932 में कर्ल डी एंडरसन ने किया है। ये राइट आंसर हो जाएगा कर्ल डी एंडरसन। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के लेटेस्ट और नए नए क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।